Hello friends, welcome. In today's session, we are going to see different questions on simplification. सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में हमें कई बार इक्वेशंस भी फॉर्म करने पड़ते हैं. तो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस. अ मैन हैज रुपीज 480 इन डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट एंड 10 रुपीज नोट. एक व्यक्ति के पास 480 रुपीज है और वो 480 रुपीज 1 रुपए का नोट, 5 रुपए की नोट और 10 रुपए के नोट के फॉर्म में है. द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल. सभी नोट्स का नंबर इक्वल है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज. मोस्ट ऑफ द टाइम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप या तो इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हो, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग any MCQ type of question, it's better to take the help of option. ऑप्शन की हेल्प लेना बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में. जैसे कि ऑप्शन एक आपको दिया है 45, सेकंड ऑप्शन दिया है 60, थर्ड ऑप्शन दिया है 75 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 90. आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे है, मीन्स उसमें 1 रुपी का नोट, 5 रुपी का नोट और 10 रुपी का नोट. और ये भी आपको दे के रखा है कि सभी नोट्स इक्वल है, इक्वल इन काउंट. ओके, तो हम ऑप्शन नंबर 4 के वे से जाएंगे. ऑप्शन नंबर 4 हम यूज करेंगे पहले. अगर टोटल नोट्स 90 है तो 1 रुपी का जो नोट होगा वो 30 हो जाएंगे, 5 रुपीज का जो नोट है वो भी 30 हो जाएगी और 10 रुपीज के नोट है दैट इज ऑल्सो 30. नाउ लेट अस फाइंड द अमाउंट. अगर मेरे पास 1 रुपी के 30 नोट्स है तो मेरे पास 30 रुपीज हो जाएंगे. 5 रुपीज के 30 नोट्स है तो 150 रुपीज हो गए और 10 रुपीज के 30 नोट्स है तो 300 रुपीज हो गए. और इनका अगर मैं टोटल करके देखता हूँ दैट टोटल इज 480. और वही हमें क्वेश्चन में दिया है. टोटल अमाउंट is 480. So whatever the option we used here is absolutely correct. तो आंसर ऑप्शन इसका रहेगा 4. I'm not giving you the equation approach for this. इक्वेशन कंपोनेंट हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है. हम ऑप्शंस से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सेकंड क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है. देर आर two examination rooms A and B. If 10 students are sent from A to B, then the number of students in each room is same. 10 स्टूडेंट्स अगर ए रूम से हम बी रूम में अगर सेंड करते हैं तो दोनों रूम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो जाते हैं. इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड बी टू ए, बी से अगर 20 स्टूडेंट्स ए में सेंड किए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए विल बी डबल देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. तो आपको पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए आपको पूछा है. तो सिनारियो हमें याद ठीक से देखना है कि दो स्टडी रूम या एग्जामिनेशन रूम्स है. ए से अगर हम 10 लड़के या 10 स्टूडेंट्स बी में भेजते हैं तो दोनों क्लासेस का, दोनों रूम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो जाते हैं. लेकिन बी से अगर 20 स्टूडेंट्स ए में चले जाते हैं तो बी ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल हो जाएंगे बी से. तो ये सिनारियो समझ में आने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूम ए में कितने स्टूडेंट्स है. तो लेट अस एज्यूम दैट ऑप्शन 4 हम यूज करेंगे. डी ऑप्शन में यूज कर रहा हूँ. मैं मान के चलता हूँ कि अगर ए रूम में अगर 200 स्टूडेंट्स है तो बाकी सब सिनारियो मेरा वेरीफाई होना चाहिए. तो देखो बी में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए. बी में 180 स्टूडेंट्स होने चाहिए. क्यों? अगर ए से अगर 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते तो 10 स्टूडेंट्स इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. सो ये दिस विल बिकम 90 एंड 10 स्टूडेंट्स 180 में ऐड हो जाएंगे. सो दिस विल बिकम 90, 190. सो 190 190 स्टूडेंट्स सेम हो गए. ये होगा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. दूसरा कंडीशन, ओके, सो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया ए में 200 स्टूडेंट्स है और बी में 180 स्टूडेंट्स है. सो ए के 200 स्टूडेंट्स और बी के 180 स्टूडेंट्स, बी में से अगर 20 स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो बी में 160 स्टूडेंट्स बचेंगे और यहाँ पे 20 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे दैट इज 220. और 160 के डबल 220 नहीं होते हैं. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन दूसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है.
तो हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी हम ऑप्शन सी को यूज करेंगे। देखो सी को अगर यूज किया तो ए में 100 स्टूडेंट्स है, तो बी में डेफिनेटली 80 स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ए से अगर 10 स्टूडेंट्स बी में जाते हैं तो ए में 90 रहेंगे और बी में 10 स्टूडेंट्स ऐड होंगे, तो 80 प्लस 10 दैट इज 90। सो फर्स्ट कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे, ए में 100 स्टूडेंट्स है, बी में 80। बी से अगर 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड होते हैं ए में तो ये 120 हो जाएंगे, और इसमें से अगर मैंने 20 सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 60 बचते हैं, और 60 के डबल 120 होता है, और वही हमें दिया था। बी से अगर 20 स्टूडेंट्स ए में जाते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ बी, और ये कंडीशन हमारा सी ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा। So this is the best method to deal with these questions. Yes, my dear friends. Now, next question. Price of 10 chairs is equal to that of 4 tables. So 10 chairs का price 4 tables के price के इतना है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि 5 chairs का price 2 tables इतना होगा। Okay. Now, next क्या बोला है? 15 chairs and 2 tables together cost 4,000 rupees. So 15 chairs plus 2 tables that is equal to 4,000 rupees. तो आपको टोटल पूछा है 12 चेयर्स और 3 टेबल्स का वैल्यू कितना होगा। देखो अभी ये दोनों इक्वेशन को अगर मैंने ऐड किया, 10 चेयर्स का कॉस्ट 4 टेबल इतना है, तो इस दोनों इक्वेशन को मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 5 चेयर्स का कॉस्ट 2 टेबल्स इतना होगा। तो इनको अगर ऐड करता हूं मैं, 15 चेयर्स का कॉस्ट 6 टेबल इतना आता है। सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। तो 15 चेयर्स को हम 6t से रिप्लेस करेंगे प्लस 2t, दैट इज इक्वल टू 4000। तो हमें मिल गया 6t प्लस 2t दैट इज इक्वल टू 8t विच इज इक्वल टू 4000। तो एक टेबल का कॉस्ट आपको मिल जाएगा 500। ये मिल गया आपको टेबल का कॉस्ट। आपको पूछा है 12 चेयर्स और 3 टेबल्स का कॉस्ट आपको पूछा है। ओके, तो 3 टेबल्स का कॉस्ट तो 1500 हो जाएगा। ओके, 1500 हो जाएगा। अभी यहाँ से आप निकाल सकते हो कि एक चेयर का कॉस्ट कितना होगा। एक चेयर का कॉस्ट निकालने के लिए 5 चेयर का कॉस्ट, 5 चेयर का कॉस्ट 2 टेबल्स इतना है, तो 1 चेयर का कॉस्ट 2/5 ऑफ टेबल हो जाएगा। सो 2/5 ऑफ 500 अगर ये करते हो तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 200। सिंप्लीफाई करोगे तो 500 को 500 पे कट करेगा, 2 इंटू 100 दैट इज 200। एक चेयर का कॉस्ट होगा 200, 12 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 2400। इनका अगर टोटल आप करते हो 2400 प्लस 1500 दैट इज इक्वल टू 3900 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो वी कैन नॉट अवॉइड फॉर्मिंग इक्वेशन, हियर इक्वेशन यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम इक्वेशन कैसे बन सकते हैं ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अभी इसके लिए आप इक्वेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, माइनस ट्वाइस ए बी। तो आपको ए माइनस बी दिया है, तो ए माइनस बी के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ट्वाइस ए बी करना पड़ेगा, प्लस ट्वाइस ए बी करना पड़ेगा। तो ये आपको दिया है, दिस इज 29 एंड दिस इज 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 20 माइनस 29 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। सो 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, तो a इंटू बी का वैल्यू आपको 10 मिल जाएगा विच इज ऑप्शन ए। तो ये हो गया डिटेल मेथड, इक्वेशन फॉर्म करके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता है तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो।
बट लेकिन ऐसा सोचना है थोड़ा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 दिया है, तो ए अगर मैंने 5 माना तो 5 का स्क्वायर 25, और बी को 2 माना, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का एडिशन 29 होता है, और 5 माइनस 2 अगर किया तो वो भी 3 मिलता है। तो डेफिनेटली ए का वैल्यू 5 होना चाहिए और बी का वैल्यू 2 होना चाहिए। यू वांट टू फाइंड ए इंटू बी, सो ए इंटू बी दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वेरी सिमिलर है जो हमने चेयर और टेबल का क्वेस में जो किया था। प्राइस ऑफ 2 साड़ीज एंड 4 शर्ट्स इज 1600। 2 साड़ी और 4 शर्ट्स का अगर कॉस्ट हमने देखा तो 1600 रुपए है। द सेम विद द सेम मनी वन कैन बाय 1 साड़ी एंड 6 शर्ट। उतने ही पैसों में 1600 रुपए में ही आप एक साड़ी और 6 शर्ट्स ले सकते हैं। इफ वन वांट टू बाय 12 शर्ट्स, अगर किसी को 12 शर्ट्स चाहिए तो उसने कितने पैसे पे करने चाहिए। तो हम साड़ी को मान लेते हैं ए और शर्ट को मान लेते बी, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 2a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 1600। और इतने ही पैसों में 1600 रुपीज में हमें क्या मिल रहा है, वन साड़ी मीन्स ए प्लस 6b दैट इज इक्वल टू 1600 रुपए। नाउ ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ए या बी की वैल्यू निकल जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, ये पर्टिकुलर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट 2a प्लस 12b इज इक्वल टू 3200। और इसमें से ये पहला इक्वेशन अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 1600, ये अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन करते वक्त ये इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। सो 2a माइनस 2a कैंसल, 12b माइनस 4b 8b हो जाएगा, एंड 3200 में से 1600 सब्सट्रैक्ट किए तो 1600 मिलेगा। इट मीन्स दैट b का वैल्यू आपको मिल गया 1600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 200। तो b इज हमने क्या माना हुआ है, b इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ शर्ट। हमें 12 शर्ट का कॉस्ट चाहिए, एक शर्ट का कॉस्ट 200 रुपए है, तो 12 शर्ट्स का कॉस्ट 2400 रुपए हो जाएगा, जो हमारा आंसर ऑप्शन बी है। तो कुछ मल्टीप्लिकेशन हमारे मेंटली होने ही चाहिए, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस होनी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 1360 हैज बीन डिवाइडेड अमंग्स ए बी सी सच दैट ए को कितना मिला है, 2/3 ऑफ बी मिला है, 2/3 ऑफ बी मिला है, एंड बी गॉट कितना मिला, 1/4 ऑफ सी मिला है, 1/4 ऑफ सी मिला है। आपको बी का शेयर पूछा है। देखो अभी यहां से हम a इज इक्वल टू 2/3b, तो हम यहां से निकाल सकते हैं a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2/3। तो इसको भी हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, a और b का रेशो 2:3 है। नाउ b इज इक्वल टू 1/4 ऑफ c, इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन c इज इक्वल टू 1/4। रेशो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको b/c इज इक्वल टू 1:4। नाउ लुक एट दिस रेशियो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक कंसेप्ट होता है जहां पे यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, लेकिन यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 3 है, यहाँ पे 1 है, जो आइडियली सेम होना चाहिए, तभी हम ए बी सी का एक कलेक्टिव रेशियो ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को दोनों नंबर्स को, दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई हैव न्यू रेशियो फॉर बी सी दैट इज 3:12। जो पहले इतना ही होगा, हमने दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। अभी ये ए बी और सी को हम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू 2, बी का दोनों जगह पे वैल्यू कितना है 3, एंड सी का वैल्यू 12। सो ए गॉट 2 पार्ट, बी गॉट 3 पार्ट एंड सी गॉट 12 पार्ट। आप देख सकते हो, देखो 1/4, बी गॉट 1/4 ऑफ सी मीन्स 12 का 1/4 अगर आपने लिया तो आपको 3 मिल रहा है, एंड ए का 2/3 मीन्स ए को कितना मिला है, 2/3 ऑफ बी, 2/3 ऑफ 3 अगर आप लेते हो तो ए को 2 पार्ट मिल रहे हैं, और इन सबका टोटल 1360 है। चलो एडिशन कर लो सभी पार्ट्स का, सभी पार्ट्स का एडिशन होगा 17। इसको अगर 17 से डिवाइड करोगे तो रेशियो के एक पार्ट का वैल्यू 1360 को अगर 17 से डिवाइड करते हो तो एक पार्ट का वैल्यू 80 आ जाएगा। और बी का शेयर पूछा है,
B is getting 3 parts, so B's share is 80 into 3, that is equal to 240. So your answer option is option C. सो लगभग रेशियो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट यूज करके हमें यहाँ पे आंसर निकालना था. नाउ next question is very simple. Again, you can use ratio proportion concept. One third of Rahul's saving in national saving certificate is equal to one half of his saving in public provident fund. Means one third of national saving n से represent करते हैं is equal to half of public provident fund, जिसको हम P से लिख देंगे. तो हम अगर n डिवाइडेड बाय p इनका रेशियो निकालेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन से द रेशियो ऑफ सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज 3:2. कितना टोटल अमाउंट उसने सेव किया है? 1,50,000. सो एडिशन अगर कर देते 3 और 2 का एडिशन हो जाएगा 5. 1,50,000 को 5 से डिवाइड कर दो, एक रेशियो के एक पार्ट का वैल्यू 30,000 आ जाएगा. हमें पूछा है हाउ मच ही सेव्ड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसने 2 पार्ट सेव किए हैं और एक पार्ट का वैल्यू हमने 30,000 निकाला है. सो 30,000 into 2, that is equal to 60,000, which is your option C. Yes, my dear friends. Now next question, this is a very good question. A fires 5 shot to B's 3 shot. Okay, A अगर 5 शॉट फायर करता है तो उस वक्त, ओके, A फायर्स 5 शॉट, ओके, तो एट द सेम टाइम B कितने फायर करता है शॉट? 3. मीन्स टोटल अगर उन्होंने 8, ए और बी मिलके 8 शॉट्स फायर किए तो उसमें से 5 शॉट ए के होते हैं और 3 शॉट बी के होते हैं. ए किल्स ओनली 1 in 3 शॉट. ए क्या करता है? एक शॉट में वंस इन 3 शॉट, 3 शॉट जब वो हिट करेगा, माने उसका हिटिंग, बर्ड्स हिटिंग, उसका रेशियो कैसा है? एक्सक्यूज मी. अगर उसने 3 शॉट अगर हिट किए, किए तो उसमें कितने मिस हुए उसके? 2 मिस होते हैं. और कितने हिट होते हैं? 1 हिट करता है. बी किल्स वंस इन अ 2 शॉट, और बी के केस में 2 शॉट अगर उसने किए तो 1 मिस करेगा और 1 हिट करेगा. नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग. बी मिस 27 टाइम्स. ए हैज किल्ड हाउ मेनी? देखो अभी बी का मिस एंड हिट का रेशियो क्या है? 1:1. तो बी ने अगर 27 मिस किए हैं तो 27 उसने हिट किए होंगे. तो टोटल शॉट्स फायर्ड बाय बी इज 27 + 27, दैट इज 54. फ्रॉम दिस यू कैन फिगर आउट, अगर बी 54 फायर कर रहा है, देखो 3 पार्ट्स मीन्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ फायर्स or shot fired of A and B, that is 5:3. So this 3 parts is equivalent to 54. 18 का multiplication हो रहा है, 18 3s are 54, तो 5 18s are 90. तो A ने 90 शॉट्स फायर किए होंगे और उसमें मिस और हिट का रेशियो क्या है? 2:1. 3 शॉट में से 2 शॉट को हिट मिस करता है, 1 शॉट को हिट करता है. तो एडिशन कर लो, 2 + 1 का 3 हो जाएगा. 90 को 3 से डिवाइड किया तो एक पार्ट का वैल्यू 30 आएगा. हमें पूछा है हाउ मेनी ए किल्ड. ए एक ही हिट करता है एक पार्ट, सो 1 into 30, दैट इज इक्वल टू 30 बर्ड्स. सो ए किल्ड 30 बर्ड्स. सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड. वॉच दिस क्वेश्चन again if you're not able to understand this in the first term. Now next question is very good. 8 peoples are planning to share equally the cost of rental car. If one person withdraws from the arrangement and other shares equally the entire cost of the car, the share of each remaining person will be increased by. मान लेते हैं कि सबको एक एक रुपया आया था, सो 8 रुपए उन्होंने इक्वली शेयर किया, सबको एक एक रुपया आया था, 1 रुपीज पर हेड, 1 रुपीज पर हेड. लेकिन अभी 7 लोग हो गए, तो 8 रुपए को 7 लोगों में अगर आप डिवाइड करते हो
तो 1 इंटीजर 1/7 पर हेड इतना आएगा। तो 1 रुपया तो देना ही पड़ रहा है सबको, और ऊपर कितने दे रहे हैं, 1/7 ज्यादा देना पड़ रहा है। सो दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज, शेयर इंक्रीज फॉर द रिमेनिंग पर्सन, दैट इज 1/7. To fill 20, to fill a tank, 25 buckets of water is required. 25 buckets लगता है अगर एक टैंक को फिल करना है तो। How many buckets will be required to fill the same tank? वही टैंक अगर आपको भरना है, लेकिन capacity of bucket is reduced to 2/5. Capacity bucket is reduced to 2/5. तो मान लेते कि पहले कि कैपेसिटी बकेट की 5 लीटर की थी। लेट अस डू इट इन दिस वे, 5 लीटर का बकेट था। सो फुल टैंक कितने कैपेसिटी का हो जाएगा? फुल टैंक को 25 बकेट्स लगते तो 25 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 125 लीटर्स का आपका टैंक है। नाउ अभी बकेट का साइज 2/5 हो गया, मीन्स 5 इंटू 2/5। सो अभी बकेट 2 लीटर की है, 2 लीटर की बकेट है और 125 लीटर फिलअप करना है, तो 125 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 62.2, 62.5 इतने बकेट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हमने बकेट का कैपेसिटी 2/5 कर दिया तो। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इन अ रेगुलर वीक देर आर 5 वर्किंग डेज एंड फॉर ईच डे द वर्किंग आवर्स इज 8। मीन्स एक वीक में 40 घंटे का काम होता है। अ मैन गेट्स 2.40 आवर्स फॉर द रेगुलर वर्क। रेगुलर वर्क अगर दिन में अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो रेगुलर वर्क के लिए 2.40 पर आवर मिलता है, एंड 3.20 पर आवर फॉर द ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम किया तो 3.20 पर आवर मिलेगा। इफ ही अर्न्स 432 इन 4 वीक्स, हाउ मेनी आवर डज ही वर्क? तो नॉर्मल वर्क निकाल लेते हैं पहले उसका। 4 वीक्स में 5 डेज एंड हर डे में 8 आवर्स, तो दिस विल बी 160 आवर्स ही वर्क। एंड व्हाट इज मैन, हाउ मेनी ही गेट्स, और वेजेस अगर हमने उसका बोला तो 160 इंटू 240, 2.4 अगर हम करते हैं तो 16 4 64 कैरी 6, 16 384 उसको रुपीज मिलेंगे फॉर रेगुलर वर्क। दिस इज फॉर रेगुलर वर्क, दिस इज फॉर रेगुलर वर्क। तो ओवर टाइम के लिए कितना पैसा उसको मिल रहा है? ओवर टाइम के लिए जो भी 432 है उसमें से 384 सब्सट्रैक्ट कर दो। अगर इफ यू सब्सट्रैक्ट दिस, 48 रुपीज ही इज गेटिंग एज अ ओवर टाइम। और ओवर टाइम के लिए क्या रेट है? 3.2 पर आवर। सो नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स अगर आपको निकालने, ओवर टाइम आवर्स आपको निकालने हैं तो 48 को 3.2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज 3.2? 3.2 अगर आप लेते हो तो 32/10 भी आप ले सकते हो। 32/10 लिया तो 480 डिवाइडेड बाय 32, तो 32 का टेबल अगर आपको अच्छी तरह से बनता है तो कर सकते हैं, नहीं तो 16 से डिवाइड करो। 16 2 32, 16 3 48 and 1 0 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 आवर्स। 15 आवर्स का उसने ओवर टाइम किया है। रेगुलर वर्क उसने किया 160 आवर्स का, एंड 15 आवर्स का उसने ओवर टाइम किया, तो टोटली उसने 175 आवर्स का काम किया। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करने ही पड़ेंगे। देर आर सम क्वेश्चंस विच आप ऑप्शंस की हेल्प लेके कर सकते हो, बट दीज आर द क्वेश्चन जिसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री नोटबुक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स चिल्ड्रंस ऑफ अ क्लास। फ्री नोटबुक्स बांटे गए। द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गॉट was 1/8 of number of childrens. So मान लेते हैं हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मान लेते हैं x मान लेते हैं। ओके, सो कितने नोटबुक्स मिले हैं? नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने मिले हर एक को? दैट इज 1/8 ऑफ number of students, so 1/8 of x. Had the number of children been half,
ईच स्टूडेंट गॉट 16। नाउ कितने नोटबुक्स, टोटल नोटबुक्स दोनों जगह पे चिल्ड्रंस अगर हाफ हो जाते हैं तो हर एक को 16 मिलते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो कितने नोटबुक्स बांटे गए, देखो नंबर ऑफ नोटबुक्स 1/8x, ये x स्टूडेंट्स में बांटे गए। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाफ हो जाते हैं, अभी स्टूडेंट्स x है तो x/2 हो गए, तो हर एक को कितने मिल रहे, 16 मिल रहे। सो दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ टोटल नोटबुक डिस्ट्रीब्यूटेड, that is number of notebooks into number of students. Now we are making the students half, so x का x/2 हो गया और हर एक को 16 मिल रही है केस में। now चलो सॉल्व करते हैं। 1/8 x square is equal to x into 8, ये 2 कैंसिल करेगा 16 को 8 पे, दोनों साइड का एक x कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 64। you got number of students in a school is 64। आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड आप कहीं से भी एक भी उठा सकते हो, x/2 इंटू 16 ये भी ले सकते हो, दैट मीन 64 इंटू 8 ये भी किया तो भी आपका आंसर आ जाएगा 512। दैट इज द नंबर ऑफ टोटल नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउज। If the number of heads are 48 and number of feet are 140, the number of hens are. Now देखो hens अगर रहेंगे तो hens को head एक रहेगा और legs की बारी आती है तो 2 legs हो जाएंगे। As far as cows are concerned, 1 head होगा and 4 legs होंगे। तो अगर ये पार्ट अगर आप ध्यान में लेते हो और ऑप्शंस यूज करते हो तो ये बन जाएगा 48 हेड्स है, दैट मीन्स टोटल काउंट ऑफ हेन्स एंड काउज। अगर हम मान के चलते हेन्स अगर 26 है तो काउज 22 होने चाहिए, बिकॉज टोटल उनका 48 है। सो दिस इज हेड्स। लेग्स की अगर बारी आती है, ऑप्शन में 4 उठाता हूं तो लेग्स 140 आने चाहिए ऑप्शन 4 के हिसाब से, तो ही वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज आई विल गो फॉर द अदर ऑप्शन। हेन्स अगर 26 है तो उनके लेग्स हो गए 52, काउज अगर 44 है तो उनके लेग्स हो गए 80, 22 अगर काउज है तो उनके लेग्स हो गए 88, क्योंकि वन काउ हैज 4 लेग्स। तो इनका अगर टोटल करते हो माय डियर फ्रेंड, दिस इज 140, यस 140। और हेड्स का अगर काउंट करते हैं तो इसको भी 48 आ रहा है। सो बोथ इक्वेशन, बोथ सिचुएशन गेट सेटिस्फाइड एट ऑप्शन नंबर 4। तो नंबर ऑफ हेन्स हमें पूछा है, तो नंबर ऑफ हेन्स का जो एजम्पशन हमने किया था दैट इज करेक्ट वन। नहीं तो इक्वेशन बन के भी कर हो सकता है, लेकिन हम इस तरह से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत इजी है, इसके लिए एक डायरेक्ट रिलेशन हमें पता है जो हमने लास्ट सेशन में भी लिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी अगर रहता है तो इसका डायरेक्टली आंसर आता है 4 माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम कोरिलेट कर दे ये पर्टिकुलर इक्वेशन में a का वैल्यू 469 है और b का वैल्यू 174 है, ये फॉर्म में अगर डालते हैं हम तो उसी फॉर्म में हमें मिल रहा है। सो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सो अगर कुछ अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता है तो विद इन 2 to 3 seconds you will get the answer. Let us go for this last question. This is a very good question. David get on elevator at 11th floor of a building and rides up. ऊपर जा रहा है elevator, lift है ऊपर जा रहा है, रेट क्या है 57 floors per minute. At the same time Albert gets on elevator at 51st floor of the same building and rides down at a rate of 63 floors per minute. नाउ दवीड है ये ऊपर जा रहा है और अल्बर्ट नीचे आ रहा है, सो बोथ लिफ्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ हमेशा याद रखो व्हेन टू मूविंग बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है तो दोनों दोनों की एडिशन इतना होता है, तो रिलेटिव स्पीड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर क्या हो जाएगा इनका 57 प्लस 63 दैट इज इक्वल टू 120 फ्लोअर्स पर मिनट, 120 फ्लोअर्स पर मिनट। एंड नाउ इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा है, देखो जो ऊपर जाने वाला है वो 11th फ्लोर पे है, नीचे आने वाला 51st फ्लोर पे है। सो इफ यू लुक एट द गैप बिटवीन देम
तो 40 फ्लोअर्स का उनमें गैप है and they are moving towards each other at a speed of 120 फ्लोअर्स पर मिनट। तो अगर आप देखते हो तो उनको टाइम ऑफ मीटिंग दोनों कब पास होंगे एक दूसरे को, टाइम ऑफ मीटिंग विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 120। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 40 फ्लोर का डिस्टेंस है उनमें और स्पीड क्या चल रहा है 120 फ्लोर्स पर मिनट। सो अगर ये किया तो 1/3 मिनट क्या आएगा 1/3 मिनट। 1/3 मिनट में वो 1/3 मिनट लगेगा दोनों को। ये ऊपर जाएगा 1/3 मिनट में, वो नीचे आएगा 1/3 मिनट में। नाउ अगर द्रविड़ का अगर हमने देखा स्पीड 1/3 मिनट में वो कितना आएगा 57 फ्लोवर्स पर मिनट आता है। सो 19 फ्लोवर वो ऊपर जाने वाला है, 19 फ्लोर ऊपर जाने वाला है। सो अगर हम 11 में 19 ऐड करते हैं सो दे विल मीट एट 30th फ्लोर। और अल्बर्ट का अगर हमने देखा तो अल्बर्ट नीचे आ रहा है 63 फ्लोअर्स पर मिनट। सो 63 इंटू 1/3 दैट इज 21 फ्लोअर्स। सो 21 फ्लोर वो नीचे आएगा। सो 51 में से 21 अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो स्टिल यू आर गेटिंग 30। सो बोथ विल पास ईच अदर एज 30th फ्लोअर, दैट इज योर आंसर। So this is a very good question. We are using the concept of relative speed. Two moving bodies, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हमने निकाल लिया। तो बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एज 120 फ्लोअर्स पर मिनट। एक आदमी 11 फ्लोर पे है जो ऊपर जा रहा है, दूसरा 51st फ्लोर पे जो नीचे आ रहा है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो 40 फ्लोर का है। तो 40 फ्लोर का डिस्टेंस 120 फ्लोर्स पर मिनट से अगर कवर किया तो दोनों को 1/3 मिनट लगने वाला है। और द्रविड़ का स्पीड क्या था 57 फ्लोर्स पर मिनट, माने वो 19 फ्लोर्स ऊपर जाएगा और अल्बर्ट 21 फ्लोर्स नीचे आएगा। सो बोथ विल मीट ईच अदर एट 30th फ्लोर। So in this way, my dear friend, we completed this questions on simplification. I hope you people enjoyed and understood this session. Thank you very much for watching. Happy learning. And if you really like this particular video, do share this video to as many people as you can. If you are first time watching this particular channel, don't forget to like it and subscribe it. Thank you very much. Bye bye.